नए साल पर दहशतगर्दों की घिनौनी साजिश नाकाम। लोरालाई में एफसी के तरबियती मरकज पर हमले की कोशिश। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। भारत का गुरूर खाक में मिल जाएगा, जो भी सोचेगा हथकंडा वो नाकाम हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज ने एलओसी के बाग सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। डीजीआईएसपीआर कहते हैं किसी क्वाडकॉप्टर को एलओसी पार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो अभी और समय लगेगा। मोदी अपनी गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आए, दिन में भी ख्वाब देखने लगे। कहते हैं एक लड़ाई काफी नहीं, पाकिस्तान को सुधारने में अभी और वक्त लगेगा। भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खूब झूठ बोले, कहा ऑपरेशन की सारी रात खुद मॉनिटरिंग की। भारत अपने करतूतों से बाज नहीं आया, कश्मीरियों पर मजालिम जारी। कुपवाड़ा में मजीद 2 अफराद शहीद। ताकत के नशे में चूर भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, कायम मकाम भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को एहतजाजी मरासला दिया गया। नए साल का पहला काबीना इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान अपनी टीम के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। 20 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। 172 अफराद के नाम ईसीएल में डालने का मामला एजेंडे में शामिल। उनका फोकस जो है वो चीखें सुनने में है। तो मेरी गुजारिश है कि सियासी चीखें सुनने की बजाय जो बेरोजगार पूरे पाकिस्तान में मेरे भाई और बहनें हो रहे हैं, उनकी चीखें सुन। पीटीआई का फोकस हुकूमतें बदलने और चीखें सुनने पर है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, हुकूमत अपने अहदाफ में फेल हो गई। हमने तो नहीं कहा था कि आप 5 बिलियन घरों का टारगेट दे दीजिए, 1 करोड़ नौकरियों का टारगेट दीजिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप अपने जो हदफ आपने मुकर्रर किए थे, आप उनमें फेल हुए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस की सजा चैलेंज कर दी। फैसले में कानूनी सुकन है, दरखास्त में निशानदही। नैब ने जवाबन सजा में इजाफे का प्लान बना लिया। अल अजीजिया रेफरेंस में मजीद सजा दिलाने के लिए अपील तैयार। फ्लैगशिप रेफरेंस भी हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इम्कान। बदउनवानी और बदउनवान अनासिर तमाम बुराइयों की जड़ और मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे चेयरमैन नैब काज़िम। प्री बार्गेन से जो रकम रिकवर की वो कोई इदारा वापस नहीं ला सकता था, चेयरमैन नैब का नाक़दीन को जवाब। मेयर कराची वसीम अख्तर की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। कहते हैं प्रपोजल बना कर दिए मगर कुछ नहीं हुआ। लगता है कोई भी कराची से मुखलिस नहीं। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए मगर कुछ नजर नहीं आ रहा। कातिल डोर फिर एक बार जान ले गई। लाहौर में 7 साला उमर पतंग की डोर में उलझकर छत से गिरकर जाँ बहक हो गया। अहले खाना गम से निढाल। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ। और सबसे पहले आपको बताएं कि मलके को हिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और मौसम को एंजॉय करने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद माल रोड पर मौजूद है। अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे हमीद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। हमीद, बताइएगा, बर्फबारी हो रही है मलके को हिसार में, एक बार फिर क्या मनाजिर हैं, क्या समा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मलका कोसार मरी में मौजूद है, जहां जो है वो बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। मुल्क भर से आने वाले शहरों की बड़ी तादाद मार रोड पे निकल रही है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है और अभी ये बर्फबारी का जो ही आगाज हुआ है तो मुल्क भर से आने वाले सयाह मार रोड पर निकल आए हैं और खूब जो है शोर शराबा और गोल गबाड़ा कर रहे हैं। मेरे साथ अभी कुछ सयाह मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए और कैसा एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी से।
हम लाहौर से आए और हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी को। हम बर्फबारी देखने के लिए आए थे और हमारे पैसे पूरे हो गए हैं। मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने आपको बताया कि मुल्क भर से आने वाले सियाह बर्फबारी का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और अभी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और ने जो है बहुत शुक्रिया हमीद अब्बासी आपका। और लोगों से बात आया है कि वो किस तरीके से इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। और चूंकि विंटर वेकेशंस के सिलसिले में बड़ी तादाद पाकिस्तान भर से इस वक्त मरी में मौजूद है, तो भरपूर तौर पर मरी के मनाजिर भी इंजॉय हो रहे हैं और साथ साथ ठंड भी जो है वो इंजॉय हो रही है। अब आपको अहम खबर दें कि पाकिस्तानी फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। DGI SPR कहते हैं कि भारत के जासूसी क्वाडकॉप्टर को बाग सेक्टर में गिराया गया। DGI SPR ने मजीद कहा कि किसी क्वाडकॉप्टर को कंट्रोल लाइन पार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है और DGI SPR का कहना है कि भारत के जासूसी क्वाडकॉप्टर को बाग सेक्टर में गिराया गया है। उन्होंने कहा कि किसी क्वाडकॉप्टर को कंट्रोल लाइन पार करने की इजाजत नहीं देंगे। उधर एक बार फिर भारतीय वजीर आजम की गीदड़ भभकी सामने आ गई। वो दिन में भी ख्वाब देखने लगे। कहते हैं एक लड़ाई से पाकिस्तान सुधर जाएगा, यह सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधारने में अभी और वक्त लगेगा। 65 की लड़ाई हुई, विभाजन हुआ, उस दिन भी लड़ाई हुई। तो एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा ये मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो समय लगेगा। अब आपको खबर दें, लोरलाई में दहशतगर्दों ने FC तरबियती मरकज के रिहायशी और इंतजामी कंपाउंड पर हमला किया, जिसको सिक्योरिटी पर तैनात अहलकारों ने नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले में नाकामी पर अंधाधुंध फायरिंग की। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद, 2 जख्मी हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी मारे गए, जिनमें एक खुदकुश बमबार भी शामिल है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने रिहायशी इलाकों में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी, जिसके बाद दहशतगर्द फायरिंग करते हुए चेक पोस्ट से मुल्का कंपाउंड में दाखिल हो गए, जहां उन्हें घेर लिया गया और कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। एक खुदकुश बमबार ने क्लियरेंस ऑपरेशन के आखिरी मरहले में खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR का मजीद कहना है कि शहीद होने वालों में सूबेदार मेजर मुनव्वर, हवलदार इकबाल खान, हवलदार बिलाल और सिपाही नक्शिब शामिल हैं। ISPR ने मजीद बताया है कि जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दहशतगर्दों को रिहायशी इलाके में दाखिल होने से रोका। अगर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते तो ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। हुकूमत ने इस्लामाबाद मास्टर प्लान पर नजरसानी के लिए एक कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन के अरकान की तादाद 12 है। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चेयरमैन CDA कमीशन के आर्जी कन्वीनियर होंगे। कमीशन का चेयरमैन निजी शोबे से लिया जाएगा। कमीशन इस्लामाबाद के मौजूदा मास्टर प्लान पर नजरसानी करेगा और अगले साल के लिए तजावीज मुरतब करेगा। कमीशन 6 माह में काम मुकम्मल करने का पाबंद होगा। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं कि हुकूमत ने इस्लामाबाद के मास्टर प्लान पर नजरसानी के लिए कमीशन तश्कील दे दिया है और कमीशन के अरकान की तादाद 12 है। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना 20 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इजलास में 172 अफराद के नाम ECL में डालने का मामला भी एजेंडे में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी काबीना से ECL में डाले जाने वाले अफराद के नामों पर नजरसानी करने की हिदायत की थी। इजलास में जापान पाकिस्तान दिफाई मुआहदे और मज़ार क़ायद की तज़ीन व आराइश के लिए बोर्ड की तश्कील नौ पर भी गौर होगा। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि PTI हुकूमत का फोकस हुकूमतें बदलने और चीखें सुनने पर है। सियासी चीखें सुनने के बजाय बेरोजगारों की चीखें सुने। कमर जमान कायरा बोले, 5 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का हमने तो नहीं कहा था। हुकूमत आप अपने अहदाफ में फेल हो गई है। PTI के शफकत महमूद ने कहा कि सिंध हुकूमत को गिराना और न ही 18वीं तरमीम को छेड़ना चाहते हैं। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में। का फोकस जो है वो चीखें सुनने में है। तो मेरी गुजारिश है कि सियासी चीखें सुनने की बजाय जो बेरोजगार पूरे पाकिस्तान में मेरे भाई और बहनें हो रहे हैं उनकी चीखें सुने। हमने तो नहीं कहा था कि आप 5 बिलियन घरों का टारगेट दे दीजिए,
1 करोड़ नौकरियों का टारगेट दीजिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप अपने जो हदफ आपने मुकर्रर किए थे आप उनमें फेल हुए। हद ये हो गई कि आपने यू टर्न को एक पॉलिसी डिक्लेयर कर दिया। सरकार यानी कि ऑफिशियल स्पोक्समैन की तरफ से ये बयान नहीं आया कि हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं सिंध की, और ना ही ये कहा कि हम 18th अमेंडमेंट को रोल बैक 18वीं तरमीम को कत्तन को छेड़ने के हक में नहीं। तो ये कैसे हुआ? जो इस्तीफे का मुतालबा है वो एक मुख्तलिफ चीज है। ठीक, इस्तीफे का मुतालबा अब भी कायम है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के आशियाना इकबाल रेफरेंस में सरकारी गवाहों की फहरिस्त तैयार कर ली। नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना रेफरेंस में गवाहों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। नैब की तैयार करता फहरिस्त में 29 अफराद शामिल हैं। गवाहों की फहरिस्त में साबिक ब्यूरोक्रेट्स और नैब के अपने अफसरान भी शामिल हैं। साबिक चेयरमैन PLDC ताहिर खुर्शीद और चीफ इंजीनियर आरिफ मजीद भट्ट, साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी तारिक बाजवा और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव PLDC शेख लतीफ का नाम भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर करता रेफरेंस की नकूल 3 जनवरी को मुल्जिमान को फराहम कर दी जाएगी। फर्द जुर्म आयद होने के बाद गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का अमल शुरू होगा। अब बात करेंगे साबिक वजीर आजम की, क्या नया साल उन्हें आजादी दिलाएगा? नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में मिलने वाली सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिसमें सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। बात सुने नहीं और फैसला सुना दिया। ये फैसला गलत फहमी और कानून की गलत तशरीह पर मबनी है। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एहतसाब अदालत में दस्तयाब शवाहिद को दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ा गया। मुल्ज़िम की जानिब से उठाए गए एतराज़ात को सुने बगैर फैसला सुनाया गया। ये कानूनी सुकम है, लिहाजा सजा को कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ साथ साबिक वजीर आजम के वकील की जानिब से एक और दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जब तक अपील का फैसला न आए नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल किया जाए और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में 24 दिसंबर को नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने अदालत से सजा मुआफी की दरख्वास्त की है, मगर सजा मुआफी तो दूर की बात, नैब ने नवाज शरीफ की सजा में इजाफे का प्लान बना रखा है। अल अजीजिया रेफरेंस में मजीद सजा दिलवाने के लिए नैब ने अपील तैयार कर ली। नैब की कानूनी टीम की तैयारी मुकम्मल है, कल अदालत से रुजू किया जाएगा। नैब का मौक़िफ़ है, शवाहिद के बावजूद नवाज शरीफ को कम सजा सुनाई गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ भी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है। नैब बदउनवान अनासिर को पकड़ने के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि प्ली बारगेन ना होता तो जो रकम वापस ली गई पाकिस्तान का कोई इदारा वापस नहीं ला सकता था। नैब चोरों को नहीं, वाइट कॉलर जराइम करने वालों पर हाथ डालता है। पाकिस्तान का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने वालों को नैब किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। करोड़ों रुपए की रकम मिल चुकी है। अगर ये प्ली बारगेन का कंसेप्ट न होता तो हमारे मुल्क का कोई इदारा इस काबिल नहीं था कि ये लूटी हुई रकम इन लोगों को वापस दिला सकते। नैब ने तरामीम आप बेशक पार्लियामेंट के आगे सरे तस्लीम खम है, लेकिन ये कहना कि जी नैब का रिमांड 15 दिन कर दिया जाए, ये किसी चोरी का केस नहीं है जो नैब जिसको डील करती है। ये वाइट कॉलर क्राइम है। दुनिया की किसी तफ्तीशी या तहकीकाती एजेंसी के पास मुनासिब वक्त होता है। एक बात हमेशा ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि अगर वाइट कॉलर क्राइम लाहौर से शुरू हुआ, लाहौर से इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद से खलीजी रास्तों में गया और एक फाइन मार्निंग पता लगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम, कौम की लूटी हुई दौलत वो अमेरिका की किसी गुमनाम रियासत में प्लाजों की ख़रीद में या वैसे किसी बैंक में मौजूद है, वहाँ तक पहुँचना एक बड़ा मुश्किल अमर है। उधर नून लीग ने नैब पर तनकीद के तीर बरसा दिए। राना तनवीर कहते हैं कि नैब हिरासत में मुल्जिमान को तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जाती। शहबाज शरीफ को भी ज़रूरत के मुताबिक तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही। खुर्रम दस्तगीर बोले कि वज़ीर आज़म हर नफ़ा नुकसान के जिम्मेदार हैं, हुकूमत को कारकर्दगी का जवाब अब देना होगा। साहब की आपने देखा कि जब से वो कस्टडी में है उनको कुछ अगर कोई सेहत का मसला हो तो उनको उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह किया जाना चाहिए। मेडिकल बोर्ड बना, बड़े हमारे जोर देने के बाद तो उसकी रिपोर्ट भी 14 दिन बाद प्रोवाइड की गई। कस्टडी में भी पहले भी 2-3 डेथ हो चुकी हैं, जो मैं समझता हूँ कि केयरलेसनेस की वजह से कि उनको मेडिकल एड नहीं दी गई, उनको सपोर्ट नहीं मिली। आईटी की रिपोर्ट FIA से लीक हुई है सियासी मकासद के लिए, फिर उसकी जिम्मेदारी भी वज़ीर आज़म को उठानी पड़ेगी।
जिसके जो भी सियासी मुजबरात हो और कानूनी तौर पर वो जो भी उसके ऊपर अमल होगा, लेकिन उसका लीक होना एक इंतजामी नाकामी। ये जो पाकिस्तान को वन पार्टी स्टेट बनाने की कोशिश, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की कोशिश, ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान के लिए तबाही बनकर आई है। उधर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मुखालफिन पर बरस पड़े और कहा कि इस्तीफे का मुतालबा करने वालों को कहीं खुद ही मुस्ताफी होना ना पड़ जाए। तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत खत्म करने के ख्वाब देख रही है, जबकि PTI ने खुद विफाक में मांग तांग कर हुकूमत बनाई। ये ख्वाब देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत खत्म कर देंगे। इन्हें अकल और समझ नहीं है, ये हुकूमत में नए नए आए हैं। जब से मैं इस वक्त CM बना हूं, मैंने सिर्फ एक दौरा किया है। CPEC की मीटिंग के लिए चाइना गया था, जहां चारों चीफ मिनिस्टर से आ रहा था, बाकी 3 चीफ मिनिस्टर्स गए नहीं, मैं सिर्फ गया। और फिर ECL पे डाल के चाहते हैं कि शायद मैं भी जो है कोई डेवलपमेंट का काम ना करूं। हमारी 99 लोगों की एक जमात है, क्लियर मेजॉरिटी है। डिफेक्शन क्लॉज पढ़ ले कोई 63A, कह रहे इतने लोग, इनको 49 लोग अलग, जो कि पॉसिबल 49 क्या 0.49 भी पॉसिबल नहीं है। मतलब एक बंदा भी नहीं जाना है हमारा। अपना देखें, जहाँ उनके पास टोटल 172 चाहिए होते नेशनल असेंबली में, PTI के अपने कितने, मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है। अकल है नहीं, समझ है नहीं, नए हुकूमत में आए, अब ये चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। वो अपने आपसे मुताल्लिक़